संस्कृत व्याकरण का अभ्यास चल रहा है। पिछले 2 सत्रों में हमने वर्ण का अभ्यास किया, अक्षरों का अभ्यास किया, उसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को देखा। इन स्वर और व्यंजन वर्णों को एक साथ अलग अलग हम नहीं उसका प्रयोग करते, उनको साथ में ही प्रयोग करना पड़ता है और तभी कुछ भाषा बन सकती है। भाषा बनने के लिए ये वर्णों का तो आवश्यकता है ही, उसके साथ वर्णों का एक दूसरे के साथ मिलना भी आवश्यक होता है। व्यंजन और स्वर, इन दोनों का मिलाप होना आवश्यक होता है, तब एक पद बनता है। और इन व्यंजन क्यों बोला जाता है? हम जो खाना पकाते हैं, खाते हैं, उसको भी हम व्यंजन कहते हैं। इसलिए व्यंजन कहते हैं क्योंकि वो खाने लायक होता है। अलग अलग चीजें अलग अलग रही तो हम उसको खाकर पचा नहीं सकते, हमें आरोग्य नहीं मिलेगा। उन सबको एक साथ मिला करके, पका करके जब हम उसका आस्वाद लेते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आती है, आरोग्यवर्धक होता है। नहीं तो अलग अलग सब्जी अलग अलग खेतों में होती है, लेकिन हम वहां पे जाके खा नहीं सकते क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं। उसको हमको पका करके ही खाना होता है। ये पकाने का प्रोसेस क्या है? संधि प्रकरणम। इसलिए उसको स्वर और व्यंजन, इन दो वर्णों का मिलाप हम देखेंगे आज। संधि किसे कहते हैं? परसन्निकर्ष संहिता। सन्निकर्ष, दोनों को नजदीक लाना। नजदीक लाने से ही पर और अवगर दो है, उसको साथ में लाने से, उनका मिलाप करने से उसको कहते हैं संहिता। संहिता का मतलब होता है संधि। दो वर्ण जब अत्यधिक नजदीक आते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, इसे ही संधि कहा जाता है। यह प्रक्रिया कब और कैसे हो सकती है वो हम इस श्लोक से जानेंगे। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवेख्यापेक्षते। संहिता एक पदे, पद में क्या है? संहिता हो सकता। हाँ, कुछ सुनाई नहीं दिया, आप दोबारा रिपीट कीजिए क्योंकि नेटवर्क आपका कुछ इश्यू है जिसकी वजह से वॉइस नहीं आया। एक पहले से ही बार नहीं आया कि दोबारा से पहले से बताइए। ओ, मतलब ये स्लाइड से। आपने बताया था संहिता का मतलब होता है संधि, उसके बाद से बताइए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। फिर से आपका आवाज जा रहा है। हाँ, अभी अभी ठीक है? संहितेक पदे नित्या। हाँ अभी आवाज सही है ना? जी। पद मतलब दो वर्णों का एक साथ मिलकर के, जिसमें दो पद वर्ण होते हैं, उसे कहते हैं पद। पद में दो या उससे ज्यादा वर्ण होंगे, उसे कहते हैं पदे। पदे माने पद में उस दो वर्णों के साथ हर समय होगा। नित्या बोला है, नित्या मतलब हर समय। नित्या धातु उपसर्गयो हो, धातु और उपसर्ग इन दोनों में संधि होती है, हर समय होगी। धातु क्या है, उपसर्ग क्या है, हम बाद में जानेंगे। नित्या समासे, समास होता है जहां दो प्रातिपदिक शब्द होते हैं, पद होते हैं, दो एक साथ
आते हैं, जब वो एक साथ आएंगे तो उस वहां भी हमें एक संधि का अ, अवसर मिलेगा। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवेक्षाम अपेक्षते। वाक्य मतलब एक वाक्य, उसमें तीन, दो या तीन शब्दों का या पदों का एक साथ रहता है उसको, और ये वाक्य जो है अर्थपूर्ण रहता है। इस अर्थपूर्ण वाक्य में भी ये संधि होती है। तो ये चार पद्धतियों से संधि हो सकती, और संधि किस किस में होगी वो हम देखेंगे अभी। यहां और विश्लेषण करके बताया है, दो वर्णों का एक साथ आना वो है संधि। एक ही पद के अंतर्गत वर्णों का आपस में पास आना। दूसरा एक संधि होता है धातु और उपसर्ग। उसमें वर्ण ही है, वो दोनों एक साथ आएंगे और उन वर्णों में संधि होगी। समासे सामासिक पद तैयार करते हुए दो प्रातिपदों का पास आना। जगत और ईश ये दो अलग अलग शब्द है, जब वो एक साथ आएंगे तो उसका एक शब्द बनेगा, उस वो होगा जगदीश। नील उत्पलम, नीलम एक रंग है, उत्पलम एक वस्तु, मतलब एक कमल का फूल। दोनों अलग अलग है, लेकिन वो जब दोनों साथ में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नीलोत्पलम। वो अर्थपूर्ण होगा और हमें समझ में आएगा कि एक ऐसा फूल है, एक ऐसा कमल का फूल है जिसका रंग नीला है। ये अर्थपूर्ण होगा। नहीं तो हम नीलहा उत्पलम दोनों अलग अलग समझो हम उच्चारण करेंगे तो उसका दोनों का कुछ भी हमें अर्थबोध या उससे क्या बताना चाह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो शास्त्र है वो कम्युनिकेशन का शास्त्र है। ध्वनि के माध्यम से कम्युनिकेशन, साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भाषा है। इसीलिए उसको अर्थपूर्ण होना ही पड़ेगा, अर्थपूर्ण बनाना ही। नीलम उत्पलम, नीलह उत्पल, नीलोत्पलम। ये नीलह उसका ओ कैसे हुआ होगा ये हम बाद में देखेंगे। वाक्य, वाक्य में दो शब्दों का एक के बाद एक आना, ये भी हमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। संधि तीन प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधियों के तीन प्रकार हैं। स्वर संधि, इनमें स्वरों में आपस में ही संधि होती है। व्यंजनों में, व्यंजन संधि में व्यंजनों में आपस में संधि होती है। और विसर्ग संधि, इसमें कभी भी स्वर संधि के साथ विसर्ग और उसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए, और विसर्ग जो स्वर के साथ है या और किसी के साथ है उसके साथ में, उसको वो विसर्ग संधि कहा जाता है। ये तीन अलग अलग प्रकार है, तो तीनों का हम अभ्यास करेंगे। हम देखते हैं ये कुछ लिस्ट है, स्वर संधि की लिस्ट, व्यंजन संधि की लिस्ट और विसर्ग संधि की लिस्ट। स्वर संधि में सवर्ण दीर्घ एक संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयवायाव संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये है स्वर संधि के अलग अलग प्रकार। व्यंजन संधि में कौन से प्रकार है? चर्त्व, जस्त्व, ष्टुत्व, च्युत्व, अनुनासिक, अनुस्वार, परसवर्ण, तुगागम।
और विसर्ग संधि में क्या आता है? विसर्ग का उ होना, विसर्ग का य होना, विसर्ग का र होना, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का श होना, विसर्ग का श होना, विसर्ग का स होना, विसर्ग कायम रहना। यह है विसर्ग के संधि। ये तीन अलग अलग हैं। हम एक एक करके उसका अभ्यास करेंगे। पहले हम देखेंगे स्वर संधि। तो पहला है सवर्णे अकह, सवर्णे दीर्घ। अकह, अकह मतलब क्या है? आता है अ से लेकर के क तक। और हमें वो कहां से पता चलेगा? माहेश्वर सूत्रों से। आपने तो माहेश्वर सूत्र देखे हैं। ये पहले दो दो सूत्र है माहेश्वर के, वो अकह कहा जाता है, क्योंकि अ ई उन लक ये आता है। ये न को गौण माना जाएगा, और क तक मतलब अ से लेकर क तक मतलब कस को भी गौण माना जाएगा। अ ई उन रु और लुक। लू को ज्यादा हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो पुराने संस्कृत में ही उपयोग में आता है। ये चलित संस्कृत और प्राकृत संस्कृत जो है शहरों में चलने वाली, उसमें उसका उपयोग ज्यादा नहीं होता। तो उसका अर्थ क्या है? अकह सवर्णे, सवर्ण मतलब एक तरह के वर्ण जब साथ में आएंगे तो उसका दीर्घत्व होगा, उच्चारण दीर्घ करना होगा। हमने देखा ह्रस्व उच्चारण, दीर्घ उच्चारण, प्लूत उच्चारण, ये उच्चारण के प्रकार हमने कुछ देखे। तो उसमें दीर्घ उच्चारण, ह्रस्व उच्चारण दो आए साथ में फिर भी दीर्घ होगा, एक ह्रस्व है एक दीर्घ है फिर भी दीर्घ होगा। जैसे अ के सामने अ आया तो आ का उच्चारण होगा सूर्य अस्तः, सूर्यास्तः। यहां आप देखिए ये य का जो अ है और ये अ है, ये दोनों एक साथ आए हैं। तो इन दोनों को अ और एक साथ आने या हो गया। यहां पे दिखाई दे रहा है? जी स्वामी जी। मेरा आवाज भी ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर है। वैसे ही देवालय आया, वा का आ हो गया, देवा हो गया। आ के साथ अ आया, विद्या आ, और अर्थी यहां हो गया विद्यार्थी। आ के साथ आ, महिला आश्रम। ल के साथ आकार है और आ है, महिलाश्रम। ये हुआ अकह सवर्णे दीर्घ का कुछ उदाहरण। समझ में आया होगा? ये बहुत आसान है। और ये जितने भी जी भारतीय भाषाएं हैं उसमें ये सब नियम चलेंगे। जितनी भी भाषाएं हैं भारतीय भाषा, क्योंकि वो संस्कृत के आधार पर ही बनी हुई है और वह ध्वनि के भी आधार पर बनी है। ये ध्वनि, वो ये जो ध्वनि है, आप जापानीज वर्ड्स भी आप निकाल करके देखिए, उसमें भी यही पद्धतियां आती है, लेकिन उन्होंने वो उस तरह से टेबुलाइज्ड नहीं किया, उनका अलग पर पद्धति होगी। लेकिन कुछ भी वर्ण एक साथ आए तो ये जीभ और हमारी जो हवा बाहर छोड़ते हैं, मुख का जो मैकेनिज्म है और हवा छोड़ने का मैकेनिज्म, वो मनुष्य प्राणी का सबका एक ही होगा। भारतीयों का तो होगा ही होगा, वैसे ही होगा, क्योंकि भारतीयों का जो
जो जबड़ा है छाती में जो ऑलमोस्ट सिमिलर। विदेशियों का, यूरोपियंस का थोड़ा अलग है, इसलिए उनके उच्चारण थोड़े अलग है, उनकी जीभ ठीक से चलती नहीं है, कि जबड़ा सा जमा हुआ होता है, दांत भी खुलते नहीं है बिकॉज ऑफ मे बी उनका ठंडे के वजह जो भी हो। तो ज्यादा मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। तो हम अब अकह सवर्णे दीर्घ आपको समझ में आया होगा, आशा करी। तो उसके कुछ उदाहरण हम यहां देखेंगे। भया भये, भय अभये, भ्रमतीव, भ्रमती ह्रस्व है ये, और ह्रस्व के साथ ह्रस्व ई मिला तो भ्रमतीव ऐसा दीर्घ उच्चारण हुआ। ये टेबल सामने दिखाई दे रहा है, टेबल साथ आने वाले वर्ण, दीर्घादेश, उदाहरण, जी समझ गए। विच्छेद दिखाई दे रहा है ना। हाँ, वाह। ये ह्रस्व उ और दीर्घ उ, उसके सामने ह्रस्व उ और दीर्घ उ सामने आते, दीर्घ उ ही आदेश होता है, दीर्घादेश। तेषु उपजायते, इसका उच्चारण होगा तेषु उपजायते। वैसे ही दो ऋकार समझो एक सामने आए तो पितृऋणम, उसका उच्चारण होगा पितृणम, पितृणम, दीर्घ उच्चारण करना है। तो आगे चले। स्वामी जी दोबारा एक बार समझाइए, ये क्लियर नहीं हुआ उतना। अच्छा, ये टेबल वाला। हाँ। टेबल में देखिए साथ आने वाले वर्ण कौन से हैं? ओ आ के सामने समझो ओ आ ही आया, इसलिए उसको करना सवर्ण। वर्ण सवर्ण मतलब उसी प्रकार का वर्ण, अ के सामने अ, आ के सामने आ, या अ के सामने आ के सामने अ, ये होगा सवर्ण। उसका होगा दीर्घादेश। हम्म, उसका उच्चारण हमें हम्म, दीर्घता से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ एक हम्म, उदाहरण दिया। ये जो शब्द हैं वो गीता से, श्रीमद् भगवद गीता से लिए हुए हैं, ताकि जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो ये शब्द वहां पे मिलेंगे। हम्म, और आपको समझो ये हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि आप समझो गीता वगैरह बहुत चैंटिंग करते हैं, सब उच्चारण करते हैं श्लोकों का, तो वहां पे ये आपको मिलेंगे, और वहां पे आप उसका अभ्यास करके आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इस शब्द में ये संधि है और ये सब ऐसे। तो इसलिए हम उस तरह से पढ़ रहे हैं। ये शब्द कहीं से लिए गए नहीं, ये गीता के ही शब्द हैं। भय अभये, ये दो शब्द है, लेकिन वो एक साथ आने से उसका उच्चारण कैसे हुआ? भया भये, क्योंकि य के साथ ओ, य जो है हलंत य प्लस अ होकर के ये य शब्द बना है। ये जो ये जो य है उसमें य अ है, हलंत य प्लस अ, और कुछ क्योंकि वो व्यंजन है, यह है वो व्यंजन है, व्यंजन आधा ही रहेगा। उसको पूर्ण करने के लिए किसी स्वर के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ उसको जोड़ा गया है अ के साथ, तो हो गया य, भय। और अभय का अ यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे हो गया भया भये। अब यहाँ पे क्या हुआ? तो के साथ ह्रस्व ई है और इव का ह्रस्व ई है, दोनों साथ में आए तो दीर्घ ई हो गया, भ्रमतीव। शिवानंद जी आप अपना अपना म्यूट रखिए। यहां पे देखिए ह्रस्व उ और ह्रस्व उ एक दूसरे के सामने आए, तो यहां हुआ दीर्घ उ, तेषु पजायते। और यहां क्या हुआ? पितृऋणम ने पितृ, ये एक ऋकार आया, और ये भी ऋकार आया। ये दोनों एक साथ आने से शब्द क्या हुआ?
पितॄणम। दीर्घ, ये देखिए ये दीर्घता का सिग्नेचर है। ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। तो दीर्घ का उच्चारण दीर्घता से ही करना, तब उसका ठीक से उच्चारण और उसका अर्थ प्रस्फुटित होगा। हो गया? सही है? समझ में आया जी हो? जी। ओके, तो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे का जो संधि है वो गुण संधि। उसका पाणिनीय सूत्र है आद गुण। गुण संधि, गुण मतलब अलग एक बनता है। वो कैसे बनता है? ओ या आ के पश्चात ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व र, रस दीर्घ र और लु, ये स्वर हो तो इन दोनों स्वरों की जगह, मतलब कौन दोनों स्वर? अ या आ, इसकी जगह क्रमशः ए, ओ, अर, अल, ये शब्द। मतलब समझो, ओ या आ के पश्चात समझो ई आया तो क्या होगा? ए होगा। और आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ उ आया तो ओ होगा। रु आया तो अर होगा। और ये लु आया तो अल होगा। इसे कहते हैं गुणादेश। आदि गुण होता है, मतलब ये अ और आ इन दोनों के लिए ही प्रयोजन है। उसमें ये ह्रस्व वर्ण ही है, लेकिन ह्रस्व वर्ण को दो भागों में बांट दिया। एक अ आ वाला ह्रस्व दीर्घ, और ई उ रु रु लु, ये जो ग्रुप है वो अलग माना। तो अ आ के सामने इस ग्रुप का कोई आया तो ए ओ आर अल, ये गुणादेश होंगे। आया समझ में? इतना तो। उसका उदाहरण देखेंगे। यहां तक समझ में आया होगा? जी ओके, जी। तो आगे देखते हैं। ये टेबल दिखाई दे रहा है, साथ आने वाले वर्ण गुणादेश उदाहरण। जी अच्छा, साथ आने किसके साथ आएंगे? ओ और आ के साथ आएंगे। ये ओ और आ के साथ कौन से आएंगे? ओ ई समझो आया तो उसका गुणादेश ए होगा। कौन से, कहां पे? विगत इच्छा। इसमें क्या है? हलंत तो और अ और इच्छा, इच्छा का ह्रस्व ई। तो अ और ई आने से ए होगा, विगतेच्छा। और अभी से अ और आ के सामने समझो ह्रस्व उ और दीर्घ उ आया तो उसका क्या होगा? ओ होगा। उदाहरण के साथ, पूरा, यहां आ है और यहां ऊ है, तो आ और ऊ एक साथ आने से पुरोवाच, उसका उच्चारण पुरोवाच हुआ। और यहां समझो ह्रस्व र और दीर्घ र आया तो उसका उच्चारण अर होगा। यहां आ है और यहां र है तो अर। यहां इसीलिए यहां महर्षि नाम, ये जो रेफ आया ना, रेफ, ऊपर ये जो टिकी चढ़ी है महर्षि के ऊपर,
तो वो आएगी। यहां पे असल में र है, र, ये र जो है ऊपर चढ़ा, क्यों? क्योंकि ये श है। इसका भी एक अलग कब वो र र रहेगा और कब वो रेफ हो जाएगा, उसका निर्धारण ये जो उसके बाद में आने वाला जो वर्ण है, व्यंजन है, वो ठीक करेगा। वो कठोर वर्ण है, मृदु वर्ण है, या अ, ये इस हिसाब से होगा, वो बाद में आप देखेंगे वो कैसे होगा। अभी समझो अ आ के सामने रलू आया तो उसका उच्चारण अल होगा। ये उच्चारण, ये शब्द बहुत रेयर है, फिर भी हम उसका देखते हैं। ये जनरली व्यवहार में नहीं आता, लेकिन उदाहरण के लिए बहुत अच्छा है। ये एक ही है, तव, तव लुकार ल, ये जो ल है तो उच्चारण अल, तवलकार, ये उस तवलकार, ये ल आधा हुआ और वो दूसरे के साथ मिल गया, क के साथ मिल गया, इस क के साथ आधा ल मिल गया, तवलकार हुआ। समझ में आया? जी स्वामी जी, पूरा समझ में आया। वाह। तो आज हमने दो देखे, दो काफी है या आगे भी चलें? तो कर सकते हैं। आधा घंटा तो हो गया। 10 मिनट और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ उदाहरण है। ये उदाहरण मैं आपको ये शब्द देता हूं, यहाँ ये जो है ना गुण संधि पद, ये जो है ना, ये आप कॉपी कर लीजिएगा, यहां से हाथ से लिख लीजिएगा। ये जो है ना, हम मोबाइल में इसका फोटो ले रहे हैं, इसको कॉपी में उतार लेंगे बाद में। लेकिन फोटो लेने से आप ये भी लेंगे, आप मतलब वो हाँ, वो सब ले लूंगा, सब आप नहीं पहले नहीं दाग दीजिए, मार्क कीजिए। नहीं नहीं, उसके वो बाद आप परीक्षा वाली कॉपी करेंगे, वो ऐसे नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैं कॉपी नहीं करूंगा ना, परीक्षा वाला कॉपी नहीं करूंगा, मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली, जो आपने लिखाया था ना, पहले बताया था, हाँ, उसका कॉपी लेके लिखा है मैंने। तो ये तो सिर्फ समझने के लिए, तो इतना याद थोड़ी रहेगा मुझे। ये है क्या आपके पास? ये है आपके पास क्या? ये वाला नहीं, चार्ट? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, तो इसलिए बोल इसलिए रहा तो हूँ। पिक्चर ले रहा हूँ। आप उपेंद्र, यथेष्टम, गणेश, रमेश, चंद्रोदय, ये जो लिस्ट है ना, आखिर लास्ट कॉलम वाली, वो लिखिए। और बाद में ये जो पद 1 पद 2 जो है, उसको आप डाइसेक्ट करिए, विच्छेद करके लिखिए, तो आपको ये पता चलेगा कौन सा आदेश हुआ है, क्या है। नहीं, ये पद एक, समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए इसको। हाँ, आप एक तरह से कर सकते हैं। पद 1 जो लिस्ट है, जैसे उपेंद्र है। नहीं, आप एक काम कीजिए, हाँ पद 1 जो है ना, वो लिस्ट कॉलम, हाँ वो लिख हाँ लीजिए। हाँ और पद 2 जो है वो हाँ लिख लीजिए। हाँ और हाँ। गुण संधि पद क्या अच्छा है अच्छा वो अच्छा। ब्लैंक रखिए, और बाद में ब्लैक रख, उसका ठीक क्या ठीक। होगा उस तरह वहां पे रखिए। अच्छा अच्छा, ये समझ गया अभ्यास है, ये समझ गया। होमवर्क है आपको। ठीक है, ओके। आप पद 1 पद 2 लिस्ट बनाइए, लिस्ट में लिखिए, और ये थर्ड कॉलम में उसका क्या शब्द होगा वो लिखिए। दैट विल बी गुड। तब अब ये अभ्यास सही से होगा आपका। नहीं, मैं समझ गया, ठीक है ठीक है, ये कर। ठीक, मैंने इसका फोटो तो लिया है, लेकिन ये जो आपने उसका मेथड मेथड हाउ और टू, संधि पद जो है वो मैं देखूंगा नहीं, हाँ, उसको नहीं लिखूंगा। बस इसको लिख करके इसका क्या होता है, मैं अपने जो भी आपने सिखाया उसको मैं लिखूंगा, उसमें पता चलेगा मेरा कितना करेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। यस, और करेक्शन बाद में हम ठीक है उसका ठीक करेक्शन है करेंगे कौन सा है नहीं। ठीक है। अभी तीसरी संधि देखें, वृद्धिरादेय च, वृद्धि संधि, वृद्धि।
पहला हुआ सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि हुआ। दूसरा गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ वही क्या वृद्धि होगी? नहीं, ये अलग है, इसलिए उसको अलग रखा है। पहला संधि हुआ दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, अभी तीसरी देख रहे हैं हम वृद्धि संधि। उसका पाणिनि सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। उसमें पार्ट वन पार्ट बी है, पार्ट ए पार्ट बी। ये क्या है? पहला स्वर आ है। आप म्यूट में रहिए। उसके पश्चात ए या आई, मतलब ए, ये जो दीर्घ ए आया, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घादेश दीर्घ ए आएगा। वृद्धि और आ के पश्चात ओ औ हो तो औ आएगा। तो इसे कहते हैं दीर्घादेश। ए आई ये है और औ, दीर्घादेश। इतना सही है? काफी है इतना? आगे चले? हाँ हाँ हाँ, इतना काफी है। यहां टेबल जो है देखिए, अ आ के सामने ए आई ओ औ। ए आई हो तो दीर्घ ऐ आएगा, और नहीं तो औ होगा। सहसा एव, यहां आकार है, सहसा में आ है और ए है। सहसैव, एकार में परिणत हुआ। ये जो ये प्लस साइन दे रहा हूं यहां पे, दिखाई दे रहा है ये टेबल? जी सहसैव दिखाई दे रहा है? जी, आपका मार्क दिखाई दे रहा है। हाँ। औषधि ही, ये यहां पे, सॉरी ये यहां पे नहीं है, ये च और ओ इसके साथ होगा। च का अ और ओ, यहां हुआ चौ, चौषधि ही। च औषधि ही का चौषधि ही हुआ, तो दोनों एक साथ में आए तो औ हो गया। मैंने स्वामी जी एक चीज हाँ पूछना था इसमें, ये जैसे आप बता रहे हैं, मतलब हाँ ये जो है ये नियम है, हाँ। व्याकरण का ये नियम है। व्याकरण का नियम नहीं, ये व्याकरण है, नियम बनाया है। नियम बाद में बने हैं, ये ऐसे होता है, ओ बोलचाल में ये होता है। अच्छा नियम पकड़ अच्छा, के समझ गया बोली अब नहीं जाती, बोली जाती है। नियम बाद में बनते हैं, क्योंकि ये ध्वनि शास्त्र है। ध्वनि को किसी ने हम्म नियम से ध्वनि नहीं बनाया, ध्वनि हम्म, ध्वनि होता है। ध्वनि से नियम बनते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्वनि सर्वसामान्य सबको समझ में आए, इस लैंग्वेज अलग अलग न हो, समझ में न, मतलब मेरा एक ध्वनि, आपने उसका इंटरप्रिटेशन अलग किया, तो उसका अर्थ अलग होगा। कम्युनिकेशन विल बी अ प्रॉब्लम, इट विल बी अ मिसअंडरस्टूड कम्युनिकेशन। इसलिए ये नियम बनाए, और उस ग्रुप में या सबको जो भी ये ध्वनि दूसरों को बताया गया कि इस तरह का ध्वनि हो, तो उसका मतलब ये है। पुराने जमाने में जब मनुष्य प्राणी केव्स में रहता था, या अभी भी प्राणी देखिए, आप प्राणी भी कुछ साउंड करते हैं तो दूसरे प्राणियों को समझ में आता है अब क्या अच्छा है या बुरा समय है।
Is a danger situation, we have to fly away, or we have to go to that place where the food is. तो देखा होगा आपने पंछियों में एक विशिष्ट आवाज, कौवे विशिष्टता से आवाज करते हैं, विभिन्न पक्षी विभिन्नता से आवाज करते हैं, कुत्ते अलग तरह से भौंकते हैं। हर प्राणी की अलग अलग एक ध्वनि होती है। वो तो दैट ध्वनि वो प्राणी ही उनको पता चलता, हमें नहीं पता चलता। श्री रामकृष्ण को पता चलता था कि ये प्राणी ये पक्षी क्या बोल रहे हैं। कुछ कुछ संत ऐसे रहते हैं कि उनको प्राणियों की भाषा पता चलती है, वो जंगल में रहते हैं या उन्होंने वो डेवलप किया है अंदर से, पता नहीं। लेकिन हम मनुष्य प्राणियों की जो भाषा है ये इस तरह से बनी हुई है। एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स अनदर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ जब कम्युनिकेट करेगा तब कैसे करेगा? थ्रू द साउंड। वो ड्रम बजाते थे पहले, क्योंकि यहाँ जो ग्रुप है, दूसरे पहाड़ी के ऊपर जो ग्रुप है उसको समझो कुछ कम्युनिकेट करना हो, या उनका ही कोई व्यक्ति जंगल में फंस गया हो तो उसको इंगित करने के लिए तो ड्रम बजाते थे या और कुछ आवाज करते थे या पेड़ों के ऊपर मारते थे, तो उसको पता चलता है कि यहां पे है, द साइन ऑफ साउंड। तो उस तरह से ये साउंड थियरी जो है पहले से, उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड किया हुआ है और वो बाद में नियम बनाए और सबको सिखाए, ताकि सब में जो कम्युनिकेशन होगा वो सही से होगा, मिसअंडरस्टूड नहीं होगा। क्योंकि अभी पेपर में हम लोग बहुत ज्यादा, मैंने जो बोला ठीक, लेकिन मीडिया वालों ने गलत उसका रिप्रेजेंटेशन किया, समझे? तो ये ना हो इसलिए ये नियम बनाए। दूसरी भाषाएं बोलते हैं इसलिए जो ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन संस्कृत में समझो वो कम्युनिकेट करे वो पॉलिटिकल आदमी और मीडिया वाला भी कवर करे संस्कृत पे, तो मिस इंटरप्रिटेशन उस वाक्य का नहीं होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत। तो आगे चलते हैं फिर। सहसा एव का सहसैव होगा, च औषधि का चौषधि ही होगा। यहां पे फिर से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पद 1 पद 2 लिखिए और वृद्धि संधि उसकी कौन सी होगी ये आप लिखिए। दिस ऑल्सो अनदर क्या कहते हैं, होमवर्क। ये भी एक होमवर्क हिसाब से ले लीजिए। कर लिया, ठीक है। तो आप एक ठीक, तो आज हमने 3 देखे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। और जो 3 है हम कल देखेंगे, ठीक है? ये थोड़े हाँ तो अच्छा रहेगा। दिस इसके ऊपर आप थोड़ा चर्चा कीजिए। वो होमवर्क जो दिया हुआ है आप एक ही, और गीता जब आप पढ़ेंगे तब ये शब्द आपको मिलेंगे वहां पे, उसको अंडरलाइन कीजिए, अलग से एक खाता लीजिएगा, उस पर आप नोट डाउन करें, नोट डाउन करके उसका संधि विश्लेषण करके रखें और बाद में मेरे से डिस्कस करेंगे और उसका करेक्शन भी करेंगे। करेक्शन मतलब आप तो अच्छा ही लिखा तो सही होगा, तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो ये आपको 3 होमवर्क है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के होमवर्क करो और गीता में जो जो शब्द आपको मिलते हैं वो उसको नोट डाउन करें, ठीक है? अध्याय और श्लोक के साथ, और उसका रेफरेंस भी देना, कौन सा अध्याय कौन सा श्लोक, क्या? इतना पढ़ना पड़ेगा।
और हम अभी जो तत्वबोध पढ़ने जा रहे हैं वहां पे देखिए कैसी मजा आती है फिर तो आपको। हाँ हाँ। चले फिर आज इतना ही, ठीक यही रुकते हैं फिर। ठीक ठीक है अच्छा। अभी हम उसका उच्चारण करेंगे, किसका, आप उसका ये निकालिए, अ, माहेश्वर सूत्र को निकालिए। मैंने भेजा है, देखिए माहेश्वर सूत्र, उसका एक बार उच्चारण करते हैं साथ में। मैं करूंगा, आप वहां पे म्यूट में उसका उच्चारण करिए। अ ई उन रुलुक ए ओंग ए औच हयवरक यम यमगणनम झघई घड़धश जबगड़दश खफ छठथ चटतौ कपय शशसर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। ठीक है, आज का यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।